हेलो अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दिस इज एंटाई फ्रॉम पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम। आज हम बात करेंगे मलेशियन एयरफोर्स का जो लिफ्ट प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम है उसके हवाले से, साथ ही साथ कौन सा जहाज़ सेलेक्ट हुआ है। इसके अलावा हम बात करेंगे जो हाल तेजस का प्रपोजल था इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए, उसकी रिजेक्शन के हवाले से, और फिर हम जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग द JF-17 थंडर, वो भी इसी प्रोग्राम के लिए जो मलेशियन एयरफोर्स का लिफ्ट प्रोग्राम था उसके भी हवाले से हम बातचीत करेंगे। लेकिन हमेशा की तरह वीडियो की तरफ जाने से पहले हम अपने तमाम नाज़रीन से रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन दबाना मत भूलें। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। जिस तरह कि हम सबको पता है कि मलेशियन एयरफोर्स उसने एक टेंडर जारी किया था लिफ्ट एयरक्राफ्ट की प्रोक्योरमेंट के लिए। अब लिफ्ट बोलते हैं लीड इन फाइटर ट्रेनर को। शॉर्ट में बता देता हूं कि लिफ्ट बेसिकली वो एयरक्राफ्ट होता है जो एडवांस ट्रेनिंग के लिए एयर फोर्सेस यूज़ करती हैं। एडवांस ट्रेनिंग मीन्स कि बेसिकली उन जहाज़ों पे ट्रेनिंग करने के बाद जो प्रॉपर फाइटर जहाज़ होते हैं उनके ऊपर आप शिफ्ट हो सकते हैं पायलट्स। तो बेसिकली लिफ्ट जो एयरक्राफ्ट होता है वो ये रोल अदा करता है। साथ ही साथ मलेशियन एयरफोर्स इसको LCA भी बोलती थी, LCA प्रोक्योरमेंट प्लान भी बोलती थी, लेकिन उनका जो मेन फोकस था, LCA कहते हैं लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को, लेकिन उनका जो मेन फोकस था मलेशियन एयरफोर्स का वो लिफ्ट के ऊपर था। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से जहाज मलेशियन एयरफोर्स ने इस प्रोग्राम के लिए शॉर्टलिस्ट किए थे, जिसके अंदर सबसे पहले साउथ कोरियन FA-50 गोल्डन ईगल, इंडियन हाल तेजस, पाकिस्तान एंड चाइनाज जॉइंट वेंचर JF-17 थंडर, इटालियन लियोनार्डो M346 और टर्किश हरजेट। अब बारी बारी इन जहाज़ों को हम एवेलुएट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बात बड़ी क्लियर कर दूं कि इस वक्त तमाम ट्रस्टेड सोर्सेज के हिसाब से जो मलेशियन एयरफोर्स है उसने 18 FA-50 गोल्डन ईगल के लिए जो प्रोग्राम है उसको फाइनलाइज कर लिया है। वो 18 FA-50 गोल्डन ईगल लेने जा रहे हैं साउथ कोरिया से, और तकरीबन ये जो डील है वो ऑलमोस्ट कंफर्म है। बाकी तमाम जेट्स जो हैं वो ड्रॉप कर दिए गए हैं। थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि FA-50 गोल्डन ईगल उन्होंने क्यों सिलेक्ट किया है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप इस बात पे फोकस करें कि उनको एक लिफ्ट प्लेटफॉर्म चाहिए था, और जो FA-50 गोल्डन ईगल है वो पर्टिकुलर इस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। अगर आप कैपेबिलिटीज वाइज मुकाबला करेंगे FA-50 गोल्डन ईगल का, कैपेबिलिटीज में बात कर रहा हूं फाइटिंग कैपेबिलिटीज के हवाले से, तो क्लियरली जो है वो हाल तेजाज और JF-17 थंडर जो हैं वो दोनों ही FA-50 गोल्डन ईगल से कई दर्जे बेहतर हैं। अगर आप कॉम्बैट कैपेबिलिटीज की बात करेंगे, चाहे आप एयर टू एयर में बात कर लें, चाहे आप एयर टू ग्राउंड में बात कर लें, ऑब्वियसली एयर टू सी रोल में भी अगर आप बात करते हैं तो जो JF-17 थंडर हैं और हाल तेजाज हैं वो दोनों ही इससे बेहतर हैं FA-50 गोल्डन ईगल से। लेकिन FA-50 गोल्डन ईगल जो है वो प्रॉपर एक लिफ्ट प्लेटफॉर्म है। याद रखें कि लिफ्ट प्लेटफॉर्म और LCA में फर्क होता है। हाँ, LCA जो होता है जिसको आप लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कहते हैं वो एज अ लिफ्ट यूज हो सकता है, लेकिन स्टिल LCA एक प्रॉपर लिफ्ट प्लेटफॉर्म नहीं है। लिफ्ट की जो क्वालिटीज है वो मैंने ऑलरेडी पहले ही डिफाइन कर दी हुई हैं। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह यह है कि दुनिया में एक नॉर्म चलता है। आजकल जो कंट्रीज हैं जो लिफ्ट प्लेटफॉर्म प्रोक्योर करना चाह रही हैं और जिनके वेस्टर्न अलायंस के साथ टाई स्ट्रॉन्ग है, वो FA-50 गोल्डन ईगल की तरफ ही जा रही हैं। और मलेशिया जो है उसके ऑब्वियसली वेस्ट से ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, और वेस्ट से ताल्लुकात अच्छे होने का मतलब ये है कि उनकी जो इंटरनेशनल या फॉरेन पॉलिसीज हैं उनके साथ वो अलाइन करते हैं। तो ऑब्वियसली वो FA-50 गोल्डन ईगल की तरफ गए हैं। साउथ कोरियन FA-50 गोल्डन ईगल के अंदर बहुत सारे जो पार्ट्स हैं, या इंजन है या बहुत सारी और चीज़ें होती हैं जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स होते हैं, वो तो या वेस्ट से आते हैं या वो अमेरिका से आते हैं। तो द पॉइंट इज कि उन्होंने इसलिए इसको सेलेक्ट किया है, और टेक्निकली लिफ्ट एज अ लिफ्ट ये बेहतर है JF-17 थंडर से भी और हाल तेजस से भी। लेकिन अगर आप LCA की बात करते हैं तो ऑब्वियसली थंडर और तेजस इससे बेहतर हैं FA-50 गोल्डन ईगल से। लेकिन याद रखिए कि मलेशियन एयरफोर्स का जो प्रोग्राम है वो लिफ्ट का है। वो जरूर कहते हैं कि हाँ उसमें LCA वाली क्वालिटीज भी हो, लेकिन उनका जो मेन फोकस है वो लिफ्ट के ऊपर है, लीड इन फाइटर ट्रेनर के ऊपर। यहां पे एक और बात बता दूं कि जो मलेशियन एयरफोर्स है उसके पास एक बहुत बड़ी तादाद है FA-18 हॉर्नेट की। ऑब्वियसली वो एक अमेरिकन इक्विपमेंट है या वेस्टर्न इक्विपमेंट है। FA-50 गोल्डन ईगल जो है वो भी बेसिकली एक वेस्टर्न प्लेटफॉर्म है, मतलब वेस्टर्न मैन्युफैक्चर्ड तो आप नहीं कह सकते, लेकिन वेस्टर्न इक्विपमेंट से बना हुआ, वेस्टर्न सिस्टम से बना हुआ एक प्लेटफॉर्म है। तो उसके ऊपर ट्रेनिंग करने के बाद, लिफ्ट की ट्रेनिंग करने के बाद जो ट्रांजिशन है FA-18 की तरफ वो आसान हो जाती है। तो ये भी एक सीक्वेंस आपको नजर आता है कि अगर आप FA-50 गोल्डन ईगल के ऊपर लिफ्ट की ट्रेनिंग लेते हैं, आप उसके ऊपर कन्वर्जन करते हैं, पायलट की ट्रेनिंग करते हैं, तो उनके लिए बड़ा आसान है FA-18 को आगे जाके फ्लाई करना। मैंने आपको यहाँ पे 3 रीजंस दी हैं कि एक तो बेहतर लिफ्ट प्लेटफॉर्म है FA-50 गोल्डन ईगल, साथ ही साथ वेस्टर्न ओरिजिन है
तीसरा ये कि जो मलेशिया की फॉरेन पॉलिसी है उसके साथ भी अलाइन करता है। और फिर साथ ही साथ ये भी याद रखें, जो मैंने बताया कि मलेशियन एयरफोर्स के पास FA-18 हॉर्नेट्स हैं, तो उनके ऊपर कन्वर्जन कराना बहुत आसान हो जाता है जब आपका जो पायलट है वो ट्रेन करता है F-50 गोल्डन ईगल के ऊपर, और साथ ही फिर उसके लिए ईजी हो जाता है पायलट के लिए कि वो जाके आगे FA-18 उड़ा सके जब वो FA-50 गोल्डन ईगल के ऊपर ट्रेनिंग लेगा। तो अब चलते हैं कि तेजस को सेलेक्ट क्यों नहीं किया गया। देखें, 100 बातों की एक बात है, तेजस जो है वो ऑपरेशनल नहीं है, और दूसरा तेजस की जो कैपेबिलिटीज हैं वो नहीं है जो ऑन पेपर नजर आती हैं। साथ ही साथ जो हाल का प्रोडक्शन रेट है, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग रेट है तेजस का, वो इतना लो है कि वो इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट्स भी पूरी नहीं कर पा रहे। तो वो कैसे मलेशियन एयरफोर्स के 18 जहाजों का जो ऑर्डर है उसको अकोमोडेट कर पाते। अब चलते हैं कि थंडर क्यों नहीं मलेशियन एयरफोर्स ने सिलेक्ट किया। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो F-50 गोल्डन ईगल है वो बेहतर प्लेटफॉर्म है एज अ लिफ्ट एज कंपेयर टू बोथ थंडर एंड हाल तेजाज। तो ये बात तो बहुत ही क्लियर है कि जो गोल्डन ईगल है वो बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म है अगर आप लिफ्ट को कंसिडर करते हैं। दूसरी रीजन ये है, और जो बहुत मेजर रीजन है, वो बेसिकली मलेशिया की अलाइनमेंट है वेस्टर्न पॉलिसीज या अमेरिकन ओरिजिन पॉलिसीज के साथ। हम सबको पता है कि जो थंडर है वो जॉइंट वेंचर है चाइना और पाकिस्तान का। तो ऑब्वियसली जितने पाकिस्तान के स्टेक्स हैं उतने चाइना की भी स्टेक्स है थंडर प्रोजेक्ट के अंदर। आप इसको रफली कह सकते हैं कि 50-50 के स्टेक्स हैं। और जो मलेशिया की साउथ चाइना सी पॉलिसी है वो साथ ही साथ अमेरिकन जो ओवरऑल पॉलिसी है इंडो पैसिफिक रीजन की, और जो क्वाड पॉलिसी है मलेशिया उन सब के साथ अलाइन करता है। बेसिकली अमेरिकन इंटरेस्ट सर्व करता है, जो कि ऑब्वियसली मलेशियंस के ख्याल में उनका इंटरेस्ट होगा, जिसके अंदर हम कुछ भी बात नहीं कर सकते, ये उनकी गवर्नमेंट का डिसीजन है। तो वो अमेरिकन इंटरेस्ट के साथ जो है वो अलाइन करता है मलेशिया। तो जब आप किसी और कंट्री के इंटरेस्ट के साथ अलाइन करते हैं और आप किसी और कंट्री, इस केस में चाइनीज, पाकिस्तान और इन जहाज देने की कोशिश कर रहे होते हैं या करते हैं, तो फिर फ्यूचर में जाके आपको पार्ट सपोर्ट का, अपग्रेडेशन का और बहुत से जो मसाइल हैं वो आपको फेस करने पड़ सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो F-50 गोल्डन ईगल है, मैंने पहले भी बताया है कि वो बेसिकली साउथ कोरियन ओरिजिन है, और उसके अंदर बहुत से जो इक्विपमेंट और पार्ट्स वगैरह हैं वो अमेरिकन ओरिजिन के हैं या जो है वो वेस्टर्न ओरिजिन के यानी यूरोपियन ओरिजिन के हैं। तो बेसिकली थंडर उस जो जियोपॉलिटिकल डोमेन है, जियोपॉलिटिक्स है, उसकी डोमेन से में भी नहीं आता। इसीलिए आप देखते हैं कि चाइनीज ने इस पर्टिकुलर प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम के लिए कोई एफर्ट ही नहीं की, बिकॉज ना चाइनीज पिच करना चाह रहे थे थंडर को मलेशियन एयरफोर्स के लिए, और ना ही मलेशियन एयरफोर्स लेना चाह रही थी। उसकी रीजन मैंने आपको कैटेगोरिकली बता दी है कि जियोपॉलिटिकल जो इंटरेस्ट हैं वो चाइनीज के और मलेशियंस के अलाइन नहीं करते। जिस तरह कि हमने अर्जेंटीना के केस में देखा है कि चाइनीज जो गवर्नमेंट है उसकी एफर्ट्स आपको इससे 50 गुना ज़्यादा जो है वो नजर आएंगी, और वो प्रैक्टिकल आपको उनकी जो एफर्ट्स है वो नजर आ रही हैं अर्जेंटीनियन एयरफोर्स के प्रोक्योरमेंट प्लान के लिए, जिसके अंदर JF-17 थंडर टॉप कंटेंडर है। तो ये भी आपको समझने की जरूरत है कि जियोपॉलिटिक्स का भी जो है उसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल है। थंडर फार बेटर LCA है एज कंपेयर टू F-50 गोल्डन ईगल। अब आए थे टर्किश हारजेट के ऊपर। देखिए, टर्किश हारजेट जो है वो इस वक्त डेवलपिंग फेज के अंदर है, ऑपरेशनल वो भी नहीं है। तो ये बात दिमाग में रखें कि जो भी जहाज एक्सपोर्ट के लिए ऑफर किया जाता है या एक्सपोर्ट के लिए होता है वो ऑपरेशनल होता है। तो बस आज के लिए इतना ही। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। दिस इज एंटाई साइनिंग ऑफ। पाकिस्तान जिंदाबाद।